प्रॉपर्टी। तो बेटा सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स प्योर फॉर्म में भी और ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड भी, दोनों थे बेटा, दोनों ही बिहेव करते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं केमिकल काइनेटिक्स में। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं प्योर फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में, वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं बेटा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, तो उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ना मैंने कुछ तीन एग्जांपल आपको बताए हुए हैं, देखो। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड का। जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करना, लैब में, कंपनीज में, इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते होते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, सल्फर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करनी होती है। तो सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये ऐड करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है बेटा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिएक्टिविटी ही नहीं है। तो इनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं बेटा कैटलिस्ट, यानी कि V2O5। तो हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे V2O5, तो हमारा SO2 ऑक्सीजन में ऐड हो जाएगा, बन जाएगा SO3। V2O5 में जो वेनेडियम है वो डी ब्लॉक है, तो ये डी ब्लॉक का कंपाउंड है, एज ए कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं बेटा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आ गई है हमारी रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो। तो ये रिएक्शन तो हमने +1 में पढ़ी हुई है बेटा। जब आप डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से आप कोई भी मेटल यूज कर सकते हो। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये तीनों की तीनों मेटल्स जो हैं ये डी ब्लॉक की मेटल्स है बेटा। तो यानी कि डी ब्लॉक की मेटल्स भी और उनके कंपाउंड भी हम एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे आयरन का, Fe का। प्रोसेस है हमारा हेबर प्रोसेस बेटा। नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन बेटा। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उसके बाद आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिबिडम एज ए प्रमोटर। मोलिबिडम को हम यूज करते हैं एज ए प्रमोटर। प्रमोटर बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आयरन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे मोलिबिडम एज ए प्रमोटर यूज करते हैं। फिर से वही बात, आयरन और मोलिबिडम दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। तो इन सभी एग्जांपल से हमें यम से हम ये तो पता चल ही गया कि ट्रांजिशन मेटल्स भी और उनके कंपाउंड्स भी दोनों एज ए कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज जो करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या ऐसी मेन बात है जिसकी वजह से हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं बेटा। तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तीन अलग अलग एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट तीन तरह के पढ़े। तो हर एक के लिए एक एक तरह की हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है वो रहेगी बेटा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का जो मेन रीजन है वो यही है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें बेटा क्या है हमारे पास, ये देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है, जैसे मान लो आयरन ही है बेटा। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। तो जब आप डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास बेटा चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइप की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इन सब की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जब इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये अपनी एनर्जी को यूज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए। मतलब ये क्या करते हैं बेटा, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी की सारी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में यूज कर लेते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा पहला पॉइंट है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जिससे एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी, हम रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, these unpaired electron absorb wide range of energy which makes the activation energy available। ठीक है ना, ये हमारा पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट, in some cases the transition metal element may form the intermediates। अब कुछ एग्जांपल्स में ऐसा होता है बेटा, ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा इंटरमीडिएट बना के। जैसे अभी अभी मैंने ऊपर वो एग्जांपल लिया था ना बेटा वेनेडियम वाला, वेनेडियम वाला एग्जांपल जो है वो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था SO2 के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, SO2 के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो बन जाएगा SO3। अब ये रिएक्शन तभी होगी ना बेटा जब ये दोनों, एक सेकंड बेटा रुकना। हाँ जी, तो ये बेटा इनके अंदर रिएक्शन तभी होगी ना जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, हमारे पास SO2 और ऑक्सीजन में रिएक्शन हमने करवानी है और ये रिएक्शन तभी हो पाएगी जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है बेटा, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। मतलब दोनों के पास एफिनिटी बहुत ही कम है रिएक्ट करने के लिए। तो इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए हमने डाला इसमें कैटलिस्ट V2O5 जो एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करेगा बेटा। वेनेडियम पेंटोक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा हमारा V2O5 के साथ। तो यहाँ पे V2O5 देखो, V2O5 बोलेगा कि तूने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करनी, SO2 को बोलेगा बेटा तो मेरे साथ रिएक्ट करो। SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की बजाय कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा SO3 और कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा V2O4 में। फिर ये जो हमारा V2O4 इंटरमीडिएट बना ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा V2O5, फिर से बेटा रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल जो रिएक्शन है वो SO2 और ऑक्सीजन में ही हो रही है, बट दोनों में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही। दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए हमारा जो कैटलिस्ट है बेटा वो एज ए इंटरमीडिएट यूज हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका होता है बेटा। पहला तरीका था फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना और दूसरा होता है कि कंपाउंड के साथ इंटरमीडिएट बना लेना। यहाँ पे देखो ये मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, SO2 V2O5 के साथ कंबाइन हो जाएगा बन जाएगा SO3, V2O4 हमारा इंटरमीडिएट होगा, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बन जाएगा V2O5। तो इस तरह से हमारा कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा बेटा। अब आ जाएगा हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये देखो, जो रिडक्शन वाला एग्जांपल था वो एग्जांपल मैंने कंसीडर किया बेटा। हमने ना यहाँ पे रिएक्शन करवानी है इथीन की और हाइड्रोजन की। इथीन भी बेटा गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं लेकिन रिएक्ट करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है बेटा, 15 से 16 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल को यूज करेंगे। आप कोई भी ट्रांजिशन मेटल यूज करो, चाहे निकल है चाहे पैलेडियम है चाहे प्लेटिनम है, ट्रांजिशन मेटल का काम होता है अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। निकल अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा बेटा, ये दोनों गैसेस जो हैं इथीन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस इस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगी, मतलब इसके सरफेस पे आके चिपक जाएंगी बेटा। तो अब इथीन को हाइड्रोजन को दोनों को रिएक्ट करने के लिए कोई जगह मिल गई है बेटा, तो इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होके ये फटाफट आपस में रिएक्ट करेंगे
और रिएक्ट करके बनाएंगे इथेन। इथेन जो होगा वो इनके सरफेस को छोड़ के चला जाएगा बेटा, जिससे हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ध्यान से देखो। ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसीज on which reactants are adsorbed. This result in increase in the concentration of reactant on the surface, which increases the rate of reaction. तो ये हमारे पास हमारे तीन तरीके थे बेटा जिससे हमारे सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बेटा। पेपर में ये रीजन ही पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक रीजन, दो रीजन ऐसे पूछ लेते होते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो भाई। ठीक है बेटा, अश्नुर, कृतिका, जानवी, गुरलीन, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, देख लिया मैंने। तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बेटा। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एटम का रेडियस भी है और आयन का रेडियस भी है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। सेम का मतलब जो भी ट्रेंड आपको एटॉमिक रेडियस का दिखेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा होगा, सेम ट्रेंड आपको मिलेगा बेटा आयनिक रेडियस का भी। यानी कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस भी डिक्रीज होगा, या अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। सेम ट्रेंड हमें देखने को मिलता है बेटा दोनों के केस में। तो अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला गया फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एटॉमिक रेडियाई के पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट हमें यहाँ पे बोला गया है बेटा, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा। अगर आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे, एस ब्लॉक है लेफ्ट में, पी ब्लॉक है राइट में, बीच में है डी ब्लॉक। तो जो हमारे डी ब्लॉक वालों का साइज है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आएगा। अगर आपको +1 का पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर याद हो तो हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि डी ब्लॉक वालों का साइज एस ब्लॉक से छोटा आएगा लेकिन पी ब्लॉक से बड़ा आएगा बेटा। तो कहने का मतलब ये है साइज इन बिटवीन होता है। जो एस का साइज है बेटा उस वाले आइटम्स को हम बड़ा बोलते हैं, पी वाले आइटम्स को छोटा बोलते हैं। डी वाले जो आइटम्स होते हैं वो बीच में होते हैं बेटा, यानी कि एस से छोटे होते हैं और पी से बड़े होते हैं। अब हमारे पास आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया, इन जनरल द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमें पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बता दिया बेटा। हमें ये चीज बोली गई, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो जनरली डिक्रीज ही होगा। जनरली डिक्रीज का क्या मतलब हुआ कि बीच में एक्सेप्शंस आ रही हैं बेटा, ये कोई पर्टिकुलर या प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। आप बोलोगे कि 100% सभी एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होगा, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सबको कंसीडर करके एक्सेप्शन वगैरह को, तो ओवरऑल जो हमारा साइज है वो डिक्रीज होगा। तो एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं बेटा रियलिटी, क्योंकि ये तो जनरल बात है, जनरल में तो हमने ओवरऑल बात कर दी, लेकिन अगर हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा बेटा, 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से क्रोमियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से 24 तक साइज डिक्रीज होता है बेटा। फिर क्रोमियम से लेके निकल तक जो होता है वो साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब डिक्रीज होगा बट ना के बराबर, इसलिए हम साइज को सेम ही मान लेंगे बेटा। और लास्ट में अगर मैं बात करूं निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक, तो साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मतलब साइज डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3D सीरीज का ट्रेंड है।
अब ट्रेंड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई लगातार डिक्रीज नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ पे जो हमारे पास हमारा आंसर है वो इररेगुलर है थोड़ा सा। शुरू शुरू में डिक्रीज हुआ, उसके बाद साइज सेम रहा, और साइज सेम रहने के बाद लास्ट में जाके जो है बेटा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब ऐसा हुआ क्यों? पहले साइज डिक्रीज हुआ, फिर साइज सेम रहा, और लास्ट में जाके साइज इंक्रीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए ना बेटा हमारे पास दो फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज बेटा डिक्रीज हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल कर रहे हो बेटा? डी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हो। तो डी ऑर्बिटल में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि हर शेल में हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तब इसका क्या रोल है? जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी तब इसका क्या रोल है? इन दोनों के बारे में हमने बात करनी है। नॉर्मल बात अगर मैं आपको बताऊं बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने से वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डेवलप हो जाती है। रिपल्शंस को कम करने के लिए, सॉरी, हमें इलेक्ट्रॉन्स को दूर करना पड़ेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दूर करेंगे तो हमें वहां पे दूर करने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस बढ़ाने के लिए साइज इंक्रीज हो जाता है बेटा। यानी कि साइज डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला फैक्टर बोल रहा है कि साइज डिक्रीज करो, दूसरा फैक्टर बोल रहा है कि साइज इंक्रीज करो। तो हमने दोनों का नेट इफेक्ट पढ़ना होता है बेटा, नेट इफेक्ट हमारी सीरीज पे क्या आ रहे हैं। तो ये ना बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्कैंडियम से क्रोमियम की। बेटा स्कैंडियम से क्रोमियम ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है D1 से D5। यानी कि अगर आप स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन भरते भी हो ना बेटा, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बार ही आएंगे एक ऑर्बिटल में। स्कैंडियम से क्रोमियम तक एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही बेटा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो ही नहीं रही। इसका मतलब स्कैंडियम से क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर तो है ही नहीं, सेकंड फैक्टर है ही नहीं। लेकिन जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम मूव करते हो ना बेटा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो बेटा चार्ज इंक्रीज होगा, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो बेटा साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा फैक्टर है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट होने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा बेटा स्कैंडियम से क्रोमियम। लेकिन अब आगे चलते हैं बेटा, आगे हम आ गए हैं क्रोमियम से निकल तक, या मैं बोलूं मैंगनीज से निकल तक, क्योंकि क्रोमियम तो हमने पढ़ ही लिया बेटा। मैंगनीज से निकल तक। अब जब हम मैंगनीज से निकल जाएंगे तो आप देखोगे बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये बोलेगा साइज को डिक्रीज करो। लेकिन बेटा मैंगनीज से ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंगनीज होता है 3D5 4s2, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकल 3D8। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है बेटा। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी आएगी, और जब ये रिपल्शन आएगी तो इसका मतलब ये बोलेगा साइज इंक्रीज करो। मतलब हमारे पास मैंगनीज से लेके निकल तक दो फैक्टर लग रहे हैं। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा फैक्टर है साइज। न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर बोल रहा है कि साइज को डिक्रीज करो, पेयरिंग वाला फैक्टर बोल रहा है कि साइज को इंक्रीज करो।
जब हम दोनों का नेट इफेक्ट निकालते हैं ना बेटा, दोनों का नेट इफेक्ट ये निकलता है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दो अपोजिट फैक्टर अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो दोनों ही फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बेटा। साइज ना ही इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, साइज सेम रहेगा बेटा। तो इस वजह से मैंगनीज से लेके निकल तक साइज में कुछ खास चेंज नहीं आता बेटा। साइज जो है वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कॉपर टू जिंक। अब कॉपर टू जिंक में क्या हुआ देखो, एटॉमिक नंबर 29 से 30 है, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी चल रही है बेटा। अब आप ये देखोगे कॉपर और जिंक दोनों में डी सब शेल फुली फिल्ड होता है बेटा, यानी कि डी के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो डी सब शेल है वो फुली फिल्ड हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है बेटा कि ये एटॉमिक नंबर वाले फैक्टर को डिसमेंटल कर देगी, उसको मानेगी ही नहीं। मतलब दोनों में से रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। क्योंकि रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर होगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन की समरी बताऊं, समरी ये है देखो, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। मैंगनीज से लेके निकल तक दोनों डोमिनेट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं बेटा। और कॉपर से लेके जिंक तक न्यूक्लियर चार्ज हार जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करेगी। जब न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है तो साइज डिक्रीज, जब दोनों करते हैं तो सेम, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करेगा तो इंक्रीज। इसलिए हमें दोनों ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे यही बताया हुआ है बेटा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है बेटा। तो एक्सप्लेनेशन में ना मैंने यही बताया हुआ है, मैं फटाफट आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है बेटा, ये टॉपिक हमें पूरा भी करना है। स्कैंडियम से क्रोमियम हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, बताया मैंने। स्कैंडियम टू क्रोमियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब हम मिडवे में आ जाएंगे, मिडवे में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज होगी। इस वजह से क्या होता है बेटा, साइज ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, सेम रहता है बेटा। कॉपर से जिंक में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज फुली 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 फिल्ड डी कन्फिग्रेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, जिस वजह से हमारे आइटम्स जो होते हैं वो साइज अपना थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको नीचे ट्रेंड बता दिया देखो। स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा क्रोमियम, फिर निकल तक साइज सेम है बेटा, फिर कॉपर से बड़ा हो जाता है जिंक। तो ये हमारे पास हमारी कहानी है बेटा। तो हमने ना ये पीरियड वाइज बात कर ली। पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है जनरली, बट प्रॉपर ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर हम बात करें बेटा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप वाइज बात करें, पहले आ रही है 3D सीरीज, फिर आ रही है 4D सीरीज, फिर आ रही है 5D सीरीज बेटा। तो जब हम 3D से 4D, 4D से 5D टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे, तब साइज पे क्या इफेक्ट आएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि 3D से 4D शेल इंक्रीज हो गए, 4D से 5D भी शेल इंक्रीज हो गए। शेल इंक्रीज हो गए हैं तो इसका मतलब हमारा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा 3D से 4D जाने पे साइज होता है इंक्रीज, लेकिन 4D और 5D वालों का साइज बेटा सेम आता है। मतलब ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सेम आएगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे बोला गया है। हमें बोला गया ऑन मूविंग फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D सीरीज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बट atomic radii of 4D and 5D series are similar
और ये क्यों सिमिलर है बेटा? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वर्ड का रट्टा मार लो बस। 4D और 5D में जो हमारे पास साइज सेम आ रहा है, वो सेम आ रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है बेटा, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा एफ ब्लॉक के अंदर, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। आप बस इतना ध्यान रखो, 4D और 5D का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4D और 5D में प्रॉपर्टी सेम क्यों है, रिएक्शन सेम क्यों है, साइज सेम क्यों है, 4D और 5D का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपने एक ही रीजन प्रोवाइड करना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा। होता क्या है ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बताया हुआ यहाँ पे, विच इन्वॉल्व डिक्रीज इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। बट ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन मैं एफ ब्लॉक नहीं करूंगा बेटा। प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, कोई डाउट है तो बोलो बेटा।